हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को कहते हैं क्षेत्रमिति, यानी कि अगर आपको किसी भी आकृति के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, या उसको मापना हो, या उसकी परिधि को मापना हो, या किसी भी तरह से उसकी मेजरमेंट आपको करनी हो, तो आपको मेंसुरेशन पढ़ना पड़ता है। अब मेंसुरेशन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने 2D और 3D शेप पढ़ी थी। मेंसुरेशन में अभी तक आपने 2D और 3D शेप पढ़ी थी, ऑब्वियसली कि भाई ये सर्किल होता है, ये ट्रेपेजियम होता है, ये वो ऐसे ऐसे पढ़ लिया था आपने। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ पर स्पेशल क्या होगा, ये तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक फील्ड एरिया नाम से एक चैप्टर है, जहां पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इस पर, फील्ड एरिया पर, है ना डियर। जहां पर रैंडम शेप लगा दी जाती है, जैसे कि एक आपके सामने ट्राइंगल यहां लगा दिया, उस ट्राइंगल में ऐसा सर्किल बना दिया, उस सर्किल के साथ में एक और स्क्वायर लगा दिया, तो इस तरह की शेप होती है। या फिर इस तरह का कोई आपको आकृति दे दी जाएगी और इनको आपसे बोला जाएगा कि इस आकृति का एरिया निकाल के बताइए, और इसको इससे मिला दिया जाएगा, 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 इसको इससे मिला दिया जाएगा। तो इस तरह का, ये जो आपका इस तरह की शेप होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और वही आपको मैं फील्ड बुक का क्वेश्चन आता है इस पर, इसको बोलते हैं फील्ड बुक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और जो कि पूछा जा रहा है आजकल, मतलब एग्जामिनर का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये बनता जा रहा है। अक्सर ये प्रश्न कहाँ आते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अक्सर ये प्रश्न आपके देखे जाते हैं, आपके एलडीसी के पेपर में देखे जाते हैं, आपके स्टेट में जितना भी पेपर होता है, जैसे कि अपना आरएएस का पेपर हो गया, मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहा हूँ, वहां देखा जाता है आपको ये क्वेश्चन। और आपके पटवार वाले पेपर में ये देखा जाता है, मतलब जहां पर आपको इन चीजों का जरूरत होती है, जैसे पटवारी पटवारी नापता है उस तरह से, तो इस तरह के प्रश्नों में ये सब चीजें देखी जाती हैं, और सीडीएस में भी ये पूछा जाता है। चलिए, तो ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे आराम से, हम एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। हम यहाँ जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं 2D। अब 2D में कौन कौन सी शेप होती हैं उनके बारे में भी आपको मैं लिखा देता हूँ। 2D में सबसे जरूरी चीज होती है आपकी, कोई भी शेप जो पहले बनेगी वो बनेगी ट्राइंगल, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। ट्राइंगल बनेगा, देन उसके बाद आपका बनेगा रेक्टेंगल, उसके बाद हम बात करें स्क्वायर, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में आपको जो चीजें हैं वही सब, पैरेललोग्राम, आपका रोम्बस, आपका क्या कहते हैं, अपना रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, आपका ट्रेपेजियम। आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया, अब आपको ये आसान लगने लगेगा, ये उतना लेंथी नहीं है, बस इसमें एरिया और पेरीमीटर बताना होता है बस। ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, और क्या ले सकते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं ना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट हो गया अपना, ठीक है, काइट हो गया, और ऑक्टागन भी हम ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है, वो अलग से है। ऑक्टागन हो गया, टेट्राहेड्रन हो गया, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कोन, अरे भाई कोन यहाँ क्या करेगा कोन, मैं 2D के दिखा रहा हूं आपको, कोन 3D में है, ठीक है। तो ये सब आपकी आकृति हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे 2D में, राइट। चलिए, अब 3D में क्या आकृति आती है, 3D में आपके सामने क्या आता है भाई। 3D में आपको पता होता है कि सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है, क्यूब पूछ लिया जाता है, क्यूबॉइड के बारे में पूछ लिया जाता है, आपके पूछ लिया जाता है क्यूब, क्यूबॉइड अपने पास हो गया। उसके बाद आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में भी एक सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। इसी तरह से स्पेयर हो गया, स्पेयर में भी आपका सॉलिड स्पेयर और हॉलो स्पेयर। स्पेयर के बाद हेमी स्पेयर हो गया, हेमी स्पेयर में भी सॉलिड स्पेयर, सॉलिड हेमी स्पेयर और हॉलो हेमी स्पेयर, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने क्या हो गया, कॉन हो गया, कॉन में अपना, कॉन ही आ गया, शंकु बोलते हैं। और एक आता है आपका फ्रस्टम, फिर आता है आपका प्रिज्म और पिरामिड। तो ये सारी चीजें हैं जो 3D में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, जिससे कि आप जब कोई प्रॉपर नोट्स बनाओ तो आपको ये सब पता रहे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लैरिटी भी रहे, कोई भी चीज आपकी छूटे भी नहीं, और हम एक एक जैसे इंडेक्स बनाते हैं उस इंडेक्स की तरह हम चीजों को कर पाए, ठीक है डियर। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं 2D में। अगर मैं 2D यहाँ साइड में लिख रहा हूं तो अब हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, इन दोनों में फर्क क्या है। 2 डायमेंशन बोला जा रहा है, यहां हम शेप को, शेप मतलब आकृति, यहां हम आकृति को
एक तल पर पाते हैं, एक तल पर देख पाते हैं, एक तल पर देख पाते हैं। 3D में हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक आकृति को हम एक तल पर देख पाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने ये बना दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने ये बना दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दिया। आपने यहां पर आकृति को किस तरह से देखा, केवल एक प्लेन में देखा, जहां पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट चलते हैं, आप पता होगा। अभी नहीं पता हो तो कोई टेंशन मत लेना, लेकिन आपने बचपन में भी अगर पढ़ा हो तो आपने पैमाना देखा, पैमाना, पैमाना जो ग्राफ हम लेकर आते थे हरा हरा सा, है ना, तो उस पे एक्स एक्सिस बनाते थे, वाई एक्सिस बनाते थे, तो वो हम क्या करते थे, 2D शेप बनाने के लिए काम में लेते थे। और अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपने मशीन ड्राइंग सीखी होगी, तो मशीन ड्राइंग 3D शेप देता था। ठीक है, तो बड़ी बात यही है। तो यहां पर आपके सामने 3D में क्या क्या आ सकता है, 3D में आपके लिए तीनों आपके प्लेन तीनों आपके निर्देशांक खुल जाते हैं, एक्स वाई जेड। आप में से बहुत सारे, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने 7D सिनेमा देखा होगा। 7D सिनेमा ऐसा सिनेमा होता है जहां पर आपको 7 डायमेंशनल व्यू दिखता है, 7 डायमेंशनल व्यू आपको दिखता है, जहां पर ट्रेन आती हुई भी आपको दिखेगी। इवन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहां खुद मौजूद हैं। तो ये तो केवल 3D है, 4D भी होता है, 5D भी होता है, लेकिन उनके बारे में हम बना नहीं सकते, क्योंकि चौथी डायमेंशनल 7 डायमेंशनल तक हम जा नहीं सकते इन बुक, है ना। अभी हमारे पास केवल 2D और 3D है। तो एक्स वाई जेड अपने तीनों प्लेन चलते हैं, यानी तीनों कोऑर्डिनेट में आता है कोई भी, तो वह आपको क्या दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा, है ना। एक कोई भी आकृति, जैसे मैंने अभी स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर का ही अगर मैं 3D शेप बनाता हूं तो ये आपको दिख जाएगा, स्क्वायर का ये 3D शेप है। फील कर रहे हो। अब जैसे मैंने ये सर्किल बनाया, इस सर्किल का ये 3D शेप है, फील कर रहे हो। ये मैंने क्यूबॉइड बनाया, ओके, ये मैंने आपका रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल का आपका 3D शेप बनाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने, यह 2D शेप्स हो गई, यह 3D शेप हो गई। आपको सबसे बड़ा फर्क दिख रहा होगा कि सर हमें फर्क दिख गया, केवल यहां एक्स और वाई डायमेंशन चल रही हैं और यहां तीनों डायमेंशन चल रही हैं। तो यहां सिंपल सी बात आती है कि अगर हम 2D शेप्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम 2D शेप की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम एक लेंथ पैरामीटर होगा या एक एरिया पैरामीटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ पैरामीटर होगा यहां पर केवल, और एक सिंगल लेंथ की अगर यूनिट आपके सामने आ गई, सिंगल यूनिट अगर आपके सामने आ गई, ओनली लेंथ पैरामीटर आ गया आपके सामने, लेंथ यूनिट आ गई, तो यह किसके प्रोपोर्शन होगा, उस आकृति के परिमाप के, उस आकृति के पैरीमीटर के। क्योंकि जो आपका लेंथ पैरामीटर है वह उस आकृति को मापने के काम आएगा। जैसे मान लो आप प्लॉट नापने चले गए, तो आपने उस प्लॉट की बाउंड्री नापी, तो आप उसको यही तो कहोगे भाई इतने मीटर में है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई मेरे को तो प्लॉट का एरिया बताओ, तो वो जो मापने वाला है वो क्या करेगा, लंबाई नापेगा, चौड़ाई नापेगा और दोनों को गुणा करके दे देता है। गुणा नहीं करते, ऐसे बोलते हैं कि भाई 55/65 का है, यानी कि अपने आप समझ जाता है सामने वाला कि 55 फीट लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है, 65 फीट चौड़ा है। तो वो जब दो दो आपको देगा, दो लेंथ पैरामीटर देगा मल्टीप्लाई करके, तो वह किसको बिलोंग करेगा, एरिया को। और अगर सिंगल पैरामीटर देगा तो वह किसको डिनोट करेगा, पेरीमीटर को, परिमाप को। केवल आपने वो नापा है, बस बाउंड्री बाउंड्री उसकी नापी है। यानी कि अगर मैं लेंथ का स्क्वायर पैरामीटर ले रहा हूं, तो आप वह किसके प्रपोर्शन है, एरिया के प्रपोर्शन है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां से ही मैं आपका बेस बनाऊंगा। और अब आप देखो, अलग कुछ भी नहीं होता है, फॉर्मूले वही रहने वाले हैं। क्लैरिटी कहां से आएगी, इन बारीक चीजों को बताकर क्लैरिटी आएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका बेस ऐसा बना सकता हूं कि आपको फील आने लगेगा। चलिए, तो यहां पर आपके सामने ये लेंथ पैरामीटर आपका केवल और केवल पैरामीटर को डिनोट करेगा, और एरिया पैरामीटर। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या इस शेप में, जो मैंने ये शेप 2D लिखी है, इसमें आप कुछ भर सकते हो क्या, या कुछ कुछ भी आप फिल कर सकते हो क्या? आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अगर आप मानते हो कि सर मैं, मान लो ये मेरा खेत है और इस खेत में मैं तो मिट्टी डालूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं इस खेत में मिट्टी डाल दूंगा, तो मिट्टी डालते ही वह किस शेप में चला जाएगा, क्यूबॉइड। क्योंकि उसकी हाइट आ गई ना, अब क्योंकि उसकी हाइट आ गई। अब जहां हाइट पैरामीटर भी ऐड कर दिया, मान लो ये प्लेन था आपका, ये धरातल है, ये आपका तल है, ये आपका नीचे क्या है, बेस है, बेस तो ये भी है। अब आपने एक मिट्टी नाम की एक चीज डाली, उससे आपका ये ऊपर उठ गया मान लो, तो आपका एक हाइट पैरामीटर भी आ गया ना साथ में, अब वही 3D हो गया, इसलिए 3D बन जाता है। चलिएगा, तो यहां पर एरिया पैरामीटर, और मतलब यहां कुल मिलाकर आपके 2D शेप में इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, लेकिन 3D शेप में आप जा सकते हो। 3D शेप में आप क्या निकाल सकते हो, क्या परिमाप निकाल सकते हो 3D शेप का, क्या 3D शेप का परिमाप निकाल सकते हो?
नहीं निकाल सकते। तो 3D शेप में परिमाप हट जाता है, परिमाप नहीं निकाल सकते आप 3D शेप में। आप उसका निकाल सकते हो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यानी कि आप उसका निकाल सकते हो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, आप निकाल सकते हो कुल पृष्ठ, और आप निकाल सकते हो आयतन। ये तीनों चीजें आप निकाल सकते हो। इसकी यूनिट भी कितनी रहेगी? क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर, और आयतन है तो यूनिट क्यूब। आइए सर एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना डियर, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। बचपन में पढ़े होंगे कि हम जब पृथ्वी में अपने आप के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तभी तो हमें कोई लोकेशन मिलती है, बिना कोऑर्डिनेट्स के लोकेशन नहीं मिलेगी हमारी। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ओके, डन है। तो यहां तक कोई समस्या? बोले नहीं है सर, चलने दीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यूनिट। अब इस यूनिट के चक्कर में अच्छे अच्छे को बर्बाद होते देखा है, क्योंकि इकाई का कन्वर्जन आता ही नहीं है, इकाई यूज करते ही नहीं है, कई लोग पता होता नहीं है। छोटी सी चीज है लेकिन काम की इतनी है कि अगर इस चैप्टर में उपयोग ली जाए तो याद होगी। ठीक है, चलिए। अब मैं सिंपल यूनिट्स आपको लेकर चलने वाला हूं। अगर मैं बात करना चाहता हूं 1 मीटर की, तो 1 मीटर अपना सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। सिंपल है, सबको पता है। अच्छा, 1 किलोमीटर, मीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1 किलोमीटर को, तो सर 1000 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 से गुणा कर दिया, यानी कि 10⁵ सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म आती है, देखो, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ये वो टर्म है जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। लेते नहीं लेते? हाँ भाई, हम इनको यूज करते हैं। सेंटीमीटर पता होना चाहिए, मीटर पता होना चाहिए, किलोमीटर पता होना चाहिए, इनका रिलेशन आपके सामने है। लेकिन और भी टर्म्स आती हैं जो गणित में यूज हो सकती हैं। बोले क्या? 1 mm, क्योंकि mm अपने फुटा में होता है, तो 1 mm आप मुझे बताइए किसके बराबर होगा? 1 mm किसके बराबर होगा? तो हम ये कह सकते हैं सर 1 mm होता है 0.1 सेंटीमीटर के। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि 1 सेंटीमीटर को mm में अगर बात करोगे आप, तो वह कितना हो जाएगा? 10 mm। तो आपको ये बताओ कि कौन सी इकाई छोटी और कौन सी इकाई बड़ी बड़ी है? सेंटीमीटर बड़ा है ना, क्योंकि अगर आप रेशो निकालोगे, सेंटीमीटर अपॉन mm का रेशो निकालोगे, तो वह कितना आ रहा है? 10/1 आ रहा है। यानी कि अगर इसका आप एक हिस्सा ले रहे हो तो इसके 10 हिस्से के बराबर है। ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है। mm छोटा है ना। तो क्या हम ये कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? बताओ, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 mm होगा। सही तो है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 10 mm होगा, है ना? बात तो सही है। चलिए, और हमारे पास साफ साफ पता लग रहा है mm अपनी छोटी इकाई है, और यहां पर हमारे पास सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं है सर। अब आते हैं हम अगली अगली क्वांटिटी पर। हाँ, अगली क्वांटिटी हम आते हैं डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को नोटेशन क्या है? अगर मान लीजिए आपके पेपर में डेसीमीटर को ऐसे लिख दिया, डीएम, क्या ये डेसीमीटर होगा? और अगर मैं इसको लिख देता हूं डीएएम, ये क्या है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये डीएएम क्या है और ये क्या है? सर ये डेसीमीटर है और ये हमारा है डेकामीटर। ये क्या है डियर? डेकामीटर। ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। अब इनका रिलेशन हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर, क्योंकि किसी को भी अगर एक से रिलेट कर दिया तो बाकियों से तो रिलेट कर ही लोगे आप। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? डेसीमीटर सेंटीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 डेसीमीटर बराबर, ये बताओ मीटर कितना हो जाएगा? अपने आप बताना, आप खुद। तो सर मीटर में अगर बदलना चाहते हो तो यहां हम कह सकते हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं, 10 डेसीमीटर बना लेते हैं, जो कि 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसा कैसे कर दिया? जब मैं 10 का दोनों तरफ गुणा करूंगा तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसीलिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चीजें यहां तक आपको क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है सबको? कोई टेंशन मत लेना, आगे आगे हम एक एक चीज हम क्लियर करने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमने डेसीमीटर को समझ लिया, अब हम डेकामीटर पे देखते हैं। और कुछ सर ये सब याद करना होगा, अर्चना कह रही है। याद होता है अर्चना, ये मतलब जनरल यूनिट्स हैं जो कि काम आती हैं, पेपर में यूज होता है इनका यार, है ना? याद हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ बर्डन मत लो कि यार अरे याद करना होगा, मेंसुरेशन तो यहीं खत्म हो गया मेरा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर इन्हीं से भरा रहेगा,
लेकिन ये तो फर्स्ट क्लास है, अगर लिखा रहेगा तो रिवाइज करोगी तो 2-4 बार आंखें भी जाएंगी, इस पर आंखें जाएंगी तो दिमाग में रहेगा, इसलिए लिखाता हूं, है ना। चलिए, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। तो डेकामीटर होता है 10 मीटर बराबर, ये मीटर से भी बड़ी आकृति है, 10 मीटर बराबर क्या होगा, 1 डेकामीटर होगा। लिखो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ये उससे भी बड़ी आकृति है, मतलब उससे भी बड़ी यूनिट है डेका, ठीक है डियर। चलिए, तो अब आपसे मैं कहूं कि भाई 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, बताओ 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होते हैं, बताते जाओ, चीजें बहुत सारी सीखेंगे। तो अभी मैंने सिखाया सर 1 किलोमीटर बनाना है, तो आपने अभी बोला ना कि 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, मैंने कहा हाँ, तो इसको आप 100 से गुणा कर दो, क्योंकि जब आप 1000 मीटर बनाओगे तभी तो आप 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, यानी कि ये अब 1 किलोमीटर हो गया, और 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर हो गए, 100 डेकामीटर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 40-50% बच्चे करके ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको डेकामीटर के बारे में पता ही नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन की महिमा बढ़ जाती है, और आप इसको गणित से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर गणित है तो ये सारी इकाइयां हैं, और इकाइयां हैं तो काम तो आएगा। और इवन यहां फायदे नहीं देगी आपको, ये जनरल साइंस में भी फायदा देगी, क्योंकि जनरल साइंस में भी इसका यूज होता है। चलिए, तो ये हमारे जो लेंथ पैरामीटर है उनके बारे में हमने चर्चा करी, और कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर्स लिखा। सर टेबल बना दो, अमित टेबल ही है यार ये, है ना, वो मैं अभी ऑर्डर दे देता हूं, वो आपको बना के घर दे जाएगा, ठीक है, सारा काम मैं ही कर लेता हूं, तुम आराम से बोलो आराम से, है ना। मतलब आदमी कितना वो हो गया है आलसी, अब टेबल बनाना है, मेज बनाना है, कुछ भी बनाओ, मैंने लिख दिया है ये सब। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया, ये मैंने जो इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं वो बात करी। अब छोटी मोटी यूनिट जिन्हें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, 1 इंच, अब इंच को भी रिलेट करते हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छी है, पॉपुलर है, याद होना चाहिए, ठीक है। 1 इंच बराबर ये होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 32.37 इंच। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाएगा इस बार, मैंने डाला ये क्वेश्चन। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, ठीक है, हाँ। और 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 3.281 फिट, 3.281 फिट होते हैं, ये याद रखो, ये पूछ लिया जाता है। अभी आप मान लो कोर्स ज्वाइन किया आपने, ये मैं वो चीज बता रहा हूं कि गांव का बुढ़ऊ कोई भी बुला लेगा, और वो बुलाती पूछेगा क्या पढ़ रहा है, बोले ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, अच्छा गणित पढ़ के आया क्या, बोले हाँ। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, और तुमने बता दिया, तो तुम उस गांव के सबसे शिक्षित इंसान हो। चलिए, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 3.281, ठीक है। चलिए, और 1 मीटर में गज कितने होते हैं, गज 1.94 गज, गज समझते हो, मत समझो। चलिए, और 10 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा, 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। गज नहीं समझते क्या, गज मतलब होता है यार्ड, है ना, यार्ड, ठीक है। कहते हैं ना कि 22 गज की पट्टी पर शॉट मारा तो 22 यार्ड्स बोलते हैं, तो उसको कहते हैं यार्ड। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एक एक बीघा खेत होता है तो बोले इतने गज का है, 1600 गज का है, 1900 गज का है, कच्चा बीघा पक्का बीघा, है ना, तो ये वही काम आती है चीजें, ठीक है डियर। तो गज मतलब होता है यार्ड, ठीक है डियर। चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग ये लेंथ पैरामीटर था जिसे हमने सीखा है अभी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर वो अंग्रेजी में चली जाती हैं, जैसे कि पोल हो गया, पौंड हो गया, ऑज हो गया, है ना, ये सब हमें, स्टोन हो गया, हंडर हो गया, ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही अपने काम का है, ठीक है। चलिए, आगे अगर हम बात करते हैं, फॉरेन वाली यूनिट्स हैं, वो तो अंग्रेजी वाली यूनिट्स हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना है भी नहीं, और हम ना लेना देना रखेंगे भी, ठीक है। अब हम आगे बात करें, लेंथ पैरामीटर आपका हो गया, अब एरिया पैरामीटर की बात करता हूं, प्लीज अच्छे से लिखो एरिया पैरामीटर। चिंता ना करो, ये वो चीज है जो आपको गणित की एंट्री करवा रही है मेंसुरेशन में। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मुनीम नहीं बन सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये याद होना चाहिए आपको, है ना। क्षेत्रफल यूनिट, है ना,
क्षेत्रफल की यूनिट है ना सर। 39.37 इंच। 39 पॉइंट होता है क्या? एक बार चेक कर लो भैया, 1 मीटर में। एक बार चेक कर लो, हो सकता है गलती हो गई हो। 39.37 होता है क्या? एक मिनट चेक कर लो। 1 मीटर बराबर 1 मीटर इंटू इंच 39.37 होता है ना, गलती से लिख गया होगा शायद 29। ठीक है भाई, 1 मीटर बराबर फुट चेक करना एक बार, मैं कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। 1 मीटर इंटू फिट 3.28, ये सही है ना। और 1 मीटर इंटू गज 1.9098। हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। और 2 अंकों के बाद चेंज, टेंशन मत लेना। गज मतलब यार्ड है ना, गज मतलब यार्ड। अब एरिया यूनिट पे बात करता हूँ, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कैसे चेक किया? अरे गूगल पे डाल दो यार, वो 2 मिनट में बता देगा तुम्हें सब। क्षेत्रफल इकाई, आइए। तो क्षेत्रफल इकाई में आपके सामने काम की चीज थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं आती है, और इनमें आप दिमाग ना लगाएं, ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको लेंथ इकाई पता है तो लेंथ इकाई का स्क्वायर कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा? एरिया इकाई हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन कर लेना, ये बेस्ट रहता है, इसमें आपको कोई फंसाएगा नहीं और ना कोई फंसाने वाला है। लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है तो लिख लीजिए। 1 फीट स्क्वायर बराबर क्या होता है? 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए लिखाते नहीं है, सॉरी। 1 फुट इंच, 1 इंच स्क्वायर बराबर। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा है मेंसुरेशन का, अभी स्टार्ट ही तो हो रहा है, ये तो भूमिका बन रही है भैया। हाँ चलिए, तो ये मतलब इतना कोई वो नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि एरिया पैरामीटर हम यूज नहीं करते हैं, लेंथ पैरामीटर ही लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वॉल्यूम पैरामीटर पर, ये आपका काम का है। तो आयतन की इकाई लिख लो। एरिया पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रखना है ना। आयतन, आयतन क्या होता है देखिएगा, आपको बोला जा रहा है 1 फीट क्यूब, क्यूब के आपके जो पैरामीटर होंगे वो आयतन दिखाएंगे। 1 फुट क्यूब बराबर होता है 6.23 गैलन। गैलन आपकी क्या है? एक आयतन की इकाई है। ठीक है डियर, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर आपका हो जाता है 0.22 गैलन। नोट करते जाओ, टेबल बना लेना है ना। एक 1 लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन, और 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है ना। और मीटर में कितना हो जाएगा? 1 लीटर मीटर में कितना हो जाएगा? हर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने तो ऐसे ही कन्वर्ट करा है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 100 का भाग दे दिया, 6 जीरो से 3 जीरो कट गई, आपका 3 जीरो बच गई बस नीचे, तो 1/1000 लिख लीजिए, या फिर इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 1000 लीटर। ये बहुत काम की यूनिट है, आप भी जानते होंगे सब, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाती है और फिर हम परेशान होते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बस हो गया। ठीक है ना। अब यहां हो गया, गैलन क्या है? गैलन एक यूनिट है, जिस तरह से लीटर है, जिस तरह से फीट क्यूब है ना। यहां तक टेंशन खत्म, अब चलते हैं आगे। अच्छा, हेक्टर नहीं पता क्या आपको? हेक्टर ट्रैक्टर के बराबर होता है। 1 हेक्टर बराबर क्या होता है? लिख लो, 1 हेक्टर बराबर, ये एरिया यूनिट है ना, ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर बराबर, यह एरिया यूनिट है, जो कि किसके बराबर होगा? 10,000 वर्ग मीटर। नोट डाउन करना, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये काम आएगा। 1 हेक्टर एरिया यूनिट है, और ये इसलिए मीटर स्क्वायर में मैंने लिखी है। ओके डियर, तो अब आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। उम्मीद, याद कैसे करना है सर, अब वो भी मैं ही सिखाऊंगा आपको, है ना राहुल? है, ध्यान रखो इसका। ठीक है, एकड़ में भी लिख सकते हैं इसको। एकड़ में कितना हो जाएगा ये? ये 1 हेक्टेयर को अगर 1 एकड़ में लिखना है तो ये करीबन 2.47 एकड़ होगा शायद, एक बार चेक करना। 1 हेक्टर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर एकड़, हेक्टेयर है ना, 2.47 सही है। ठीक है, इसको लिख दीजिए एकड़, हेक्टेयर से।
ठीक है, अब इतना ही बहुत है, बीघा बीघा में मत जाइए, अब चलते हैं आगे। अब आइए हेडिंग डाल लीजिए, पहली हेडिंग। यहां तक हमारे पास जो डिटेल थी वो बहुत जरूरी थी। ये हमने सबसे पहले क्या किया है, शुरुआत के आधे घंटे में हमने मेंसुरेशन की भूमिका को बांधा है। ठीक है, मेंसुरेशन, अब ये मत कहना कि सर मेंसुरेशन की भूमिका खुली हुई थी क्या, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में नहीं थी इसलिए हमने बांधा है उसको। ठीक है, चलिए नींव रखिए एक तरीके से, ये मान सकते हैं। तो अब हम टॉपिक डालते हैं ट्राइंगल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी शीट मैंने अपडेट कर दी है, जिसकी शीट भी मैंने आपके वहां डाल दी है, पता है ना आपको, शीट में मैंने 50 क्वेश्चन शुरुआत में डाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ट्राइंगल पर। तो सबसे जरूरी चीज है, ट्राइंगल एक अपनी 2D आकृति है, और सबसे जरूरी चीज इसका एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना। अगर आपके सामने ये त्रिभुज दे दिया तो त्रिभुज की 3 भुजाएं आपके सामने हैं, ए बी सी। ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, और सी के सामने की भुजा सी होती है। इसी को ही क्या कहते हैं, जब ए आपका नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी है, तो वह आपका एक स्केलीन ट्राइंगल कहलाता है। खूब पढ़ाया है ज्योमेट्री में। अब देखना कितना आसान लगने लगेगा आपको ये पूरा मेंसुरेशन, विश्वास करना मेरी बात का। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो एरिया निकालने का तरीका होता है वह केवल हीरो का फॉर्मूला है, और कोई तरीका नहीं है, केवल हीरो फॉर्मूला है, हीरोज का फॉर्मूला। एरिया इक्वल्स टू हीरोज का फॉर्मूला। एक बच्चा कह रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा है, रुकने दो, इसकी बात सुन लेता हूं। प्लीज समवन टेल सर का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। प्रियांशी, जिसको पढ़ना नहीं है ना, वो बस यही पूछता रहेगा जिंदगी भरी। हकीकत है ये, पहले दिन से स्टार्ट हुआ है ये, तुम्हें टॉपिक नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन पंचायती पहले चाहिए। न्यू का, अब न्यू क्या होता है मेरे को बताओ तो सही। मतलब इंसान को पढ़ना नहीं है, बस पंचायती। न्यू कब होगा सर, अब न्यू मान लो एक दिन लेट आ गए आप न्यू में, तो वो आपके लिए पुराना है। न्यू कब होगा फिर, तो इस चक्कर में क्या पूरा टाइम निकल जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे कभी। चलिए, हीरोज का फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। हीरोज का फॉर्मूला क्यों डिस्कस किया यहां पर, जब आपके पास ए बी सी का कोई रिलेशन ना हो, या मैं कह सकता हूं कि अगर सी आपकी लार्जेस्ट साइड है, सी को हम हमेशा क्या मानते हैं, लार्जेस्ट साइड मानते हैं। लिखो, ऐसे मान के चलते हैं कि भाई सी लार्जेस्ट साइड मैंने लिखा है यहां पर, तो यहां पर पाइथागोरस भी लगा के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर हो। अगर इक्वल टू हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो फिर हीरोज का फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है। बात तो गुरुजी सही कही है आपने। तो इसलिए हीरोज का फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो, राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी यहां था हमने, देखो भाई यहां देखो, सब समझ में आएगा ना, अभी तो कुछ समझाया नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमारे सामने ये चीज क्लियर है। ठीक है सर, अब हीरोज के फॉर्मूले के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अर्ध पैरामाप, सेमी पैरामीटर, एस निकालना। क्योंकि ये एस एक ऐसा वेरिएबल है जो उस फॉर्मूले में यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ये सब जानते हैं। परिमाप का आधा, कोई भी आकृति होगी, परिमाप का आधा आपका क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। वेल डन। और इसी इसी वजह से इसके एरिया का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, अंडर रूट। अभी गुलशन बताता हूं, एक मिनट रुको, है ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिखने में कठिन लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन ये सबसे अच्छा और आसान है। बस आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, टुकड़े करके, क्योंकि टुकड़े हो जाएंगे अंडर रूट निकल जाएगा, सिंपल है। तो एस कहां से आया, यहां से आया। तो किसी भी आकृति में अगर ऐसा आपको दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, हीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा डियर, इसका परिमाप क्या हो जाने वाला है, इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है, पेरीमीटर की डेफिनेशन वह है कि अगर आप किसी पॉइंट पर जाकर खड़े हो गए, दोबारा उसी पॉइंट पर आना है साइड के माध्यम से। और ये केवल इस आकृति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह केवल इस शेप की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी शेप अगर आप 2D में ले रहे हो, सभी शेप में पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है, अलोंग द साइड, साइड के अलोंग चलना है, और जहां से शुरू हुआ वहीं पर आना है, जहां से शुरू हो, और सबको जोड़ते चलना है। तो मैं देखो, सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर यहां आ गया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका परिमाप हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक सम। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहां तक कोई बात, कोई टेंशन, बोले नहीं। ये आपकी एक पहली और पहला एक ट्राइंगल है जिसका एरिया निकालना आपने सीखा है। आपको यहाँ क्या क्या देगा, फील बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। आपको केवल यहाँ क्या देगा, 3 साइड्स देगा, और उन 3 साइड्स में आप पूरा जोर लगा लोगे,
तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ट्रिपलेट भी नहीं है। तो अब आप ट्रिपलेट भी नहीं लगेगा, तो फिर आपके लिए एक ही चारा बचा कि आप क्या करें, हीरोज का फॉर्मूला लगाएं। चलिए आगे, यहां नोट डाल लो, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। अभिषेक चौरस शीट नहीं मिली, शीट कहां मिलेगी, अभी बता देता हूं, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओगे क्या? हाँ, थोड़ी देर अभिषेक रुक जाओगे, बाकी सभी विद्यार्थियों से भी कहूंगा, फिर अभिषेक के लिए बोला है तो फिर दूसरा कहेगा सर हमें भी नहीं मिली। सभी से कहूंगा कि थोड़ी देर रुक जाओ ना, लास्ट में बता दूंगा सब। हाँ, यहां तक क्लियर है? चलिए अब दूसरी चीज, सेकंड टाइप, ये हर एक चीज का टाइप होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ट्राइंगल हीरोज बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा तरीके का ट्राइंगल भी आएगा, दूसरा तरीके का ट्राइंगल, जहां पर आपको इतनी टेंशन नहीं दी गई है, जहां पर आपसे सिर्फ बोला गया है कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी। सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया, ए से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और सी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जो तीनों को कटा हुआ है? मैंने बोला है कि ये तीन एल्टीट्यूड्स हैं मेरे, तीन एल्टीट्यूड्स हैं, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा क्या? ऐसे पूछ रहा हूं नॉलेज, क्योंकि यहां तो मेंसुरेशन है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर, वेल डन। ये क्या कहलाएगा आपका? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, है ना, लंब केंद्र कहलाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको मैंने बोल दिया डी, इसको मैंने बोल दिया ई, और इसको मैंने बोल दिया एफ। तो यहां लिख सकते हो आप एडी, बीई और सी एफ आपके आपके क्या, ट्राइंगल के, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब होता है ऊंचाई, और वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है तो सर क्या करें अब मैंने कहा भाई एरिया निकालो, तो एक के सामने की भुजा को अब कुछ मानो तो मत मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, ऐसा मुझे दे दिया, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? सर देखो ऐसी बात है, सिंपल एरिया निकलेगा ना इसका, तो इसका एरिया निकल सकता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। लेकिन जो बेस आप ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट आपको लेनी है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखें, जो बेस आप ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत आपकी हाइट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर बेस मेरा बीसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी होगी? तो सर हम ये कह सकते हैं बेस आपका बीसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट होगी एडी। अगर बेस आपका एसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट बीई, और बेस आपका एबी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट सीएफ। ठीक है, तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो गई। एरिया बताओ, एरिया, एरिया तो ये हो जाएगा सर 1/2 बीसी इंटू एडी, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 एसी इंटू बीई, 1/2 एबी इंटू सीएफ। अगर मैं बोल देता हूं कि यह एरिया नंबर 1 है, यह एरिया नंबर 2 है, और ये एरिया नंबर 3 है, तो क्या ये तीनों एरिया आपस में इक्वल होंगे? जी बिल्कुल, बिना किसी संकोच के आप कह सकते हो। तो सर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा हो सकता है कि आपको कभी कभार दो साइड दे दे और एक साइड की हाइट दे दे, और आपसे पूछ ले कि दूसरी साइड पर हाइट बताओ, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। शुभम कुमार कह रहा है, शुभम कुमार आगे 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 अच्छे से ध्यान रखना। सर हीरोज फॉर्मूला तभी लगेगा ना जब साइड अनइक्वल रहेंगे तीनों। चेतन मैंने यही बोला यार, है ना, सुनना उसको, लेक्चर को पूरे को, है ना। तो मैंने यहां पर बोला है एबीसी, ठीक है सर, और मैंने यहां पर बोल दिया कि भैया देखो ये 20 है, ये आपका 50 है। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कैसे? मैंने ए भी दिया ही नहीं है, ट्राइंगल बनेगा तो बन जाएगा, हमारा क्या ले रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी लगी आपकी बात। मैंने यहां कह दिया कि भाई देखो इसका परपेंडिकुलर अपने सामने ये रहा, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 12 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए ए से बीसी पर डाला गया लंब, बस ऐसे पूछ लेगा, आपसे कुछ भी नहीं कहेगा एरिया वेरिया की, आपसे पूछ लेगा कि भाई एल्टीट्यूड बताओ जो ए से बीसी पर डाला गया है। तो अब ये आपको ही सोचना है कि यार ये तो तभी निकल पाएगा जब एरिया बराबर होगा।
ये आपको ही सोचना है, बस इतना सा लिखेगा क्वेश्चन। तो कैसे होगा सर? अभी सिखाया ना, 1/2 जिसका बेस पता है 50 और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट है 12, बराबर कर दो जिसका बेस पता तो है 20 लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है। तो किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया तो बराबर ही रहेंगे ना, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो 1/2 मैंने मान लिया कि भाई देखो ये आपका आधार ये है, ऊंचाई निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। कितना आ गया? 30। क्लियर हो गया भाई साहब? तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका काम है और ये इसका उपयोग है काफी। ओके डियर, मजा आया आपको? सीखने में अच्छा लगा? चलिए, तो ये बहुत प्यारी चीज है, सीखनी तो पड़ती है और पड़ेगी भी। अब मैंने कह दिया कि यार एक हाइट मैंने दे दी आपको ऐसे ही, और उस हाइट की वैल्यू मैंने रखी है 80, है ना? तो मुझे बेस बताओ। प्रिंस मैं अभी करवा देता हूं, ठीक है? प्रिंस प्रिंस अभिषेक मिश्रा अभी करवा देता हूं, है ना? थोड़ी देर बाद अभी आपके पास मेल आ जाएगा। ज्यादा हो गया ना? चलिए, इसको थोड़ा कम करो, ढंग से निकालो। इसको मैं क्या मानूं? इसको 40 मानना। कितना आ रहा है? 40 से कितना आ जाएगा एक बार चेक करो। 40 से 15 आ रहा है। ओके, इसको ऐसा करो, इसको 8 मानना। इसको 8 मानना, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है, चलेगा। अब क्यों किया मैंने ये सब? 75 आ रहा है, चलेगा। मैं 8 मान लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? आप में से कौन बताएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ हाइट को बार बार? क्योंकि मैं दिमाग लगा रहा हूं कि भाई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। आपकी जो पहली 80 लेने पर कितना आया था? 7.5। तो क्या 7.5 सेंटीमीटर लेने पर ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। 27.5 50 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? इसीलिए मैंने आपको घुमाया कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो यहां पर आपने 8 लेने पर आपको निकालना है कि ए बी कितना होगा, बताओ। तो अगर आपने बोल दिया कि भाई आपका सी सी से ए बी पर एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, तो बेस बताओ कैसे निकालोगे? वही तरीका। एरिया अगर आपको, अब कोई भी एक साइड का ले लेना, जैसे कि मैंने लिया 1/2, आधार 50, ऊंचाई 12, बराबर 1/2, आधार ए बी निकालना है, हाइट कितनी है? 8, एरिया इक्वल करना। तो यहां पर आपके सामने ये है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 25 तिया 75। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया क्या? तो इतनी आसानी से है। अब ये पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब 16 ले लो, 16 से पॉसिबल हो जाएगा शायद। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम तो नॉलेज रखते हैं ना। अभी हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? नॉलेजेबल डिस्कशन कर रहे हैं। जहां पर हम नॉलेज रखते हैं ना, इसी वजह से हम ये सब चीज कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 37.5 आ रहा है, और 37.5 आ रहा है, 32 ले लेते हैं, थोड़ा सा हैंडसम बन जाएगा थोड़ा सा, है ना? बेस 50 ही क्यों ले रहे हो, 20 क्यों नहीं? डियर वही वाली बात कर रहे हो, बेवकूफ वाली यार। कोई भी ले लो, एरिया बराबर करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस लोगे तो हाइट ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ये लूंगा आपके सामने 20, तो हाइट आपको क्या लेना पड़ेगा? 12 लेना पड़ेगा। सॉरी, कितना निकल कर आया? 30 लेना पड़ेगा। बात तो वही है। चलो इससे कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। अब ठीक है ना? चलिए चलिए, तो यहां तक आपके सामने ये सबसे अच्छी कहानी है। जैसे कि एक दो बच्चे हैं, क्या नाम है इनका? सनोज कुमार। ठीक है सनोज, कोई बात नहीं। कैसे पता कि पॉसिबल नहीं है? सीमा यादव की पूछ रही है कैसे पता कि पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अ, सीमा एक्चुअल में आपने पढ़ा नहीं होगा। ट्राइंगल जब बनता है ना, तो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है ज्योमेट्री में, है ना? और दो, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, तो ये हम चेक करते हैं और तब ये दे पाते हैं हम आंसर। हमने ये चेक किया, ठीक है? ये नॉलेज है, ये एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए अगर वो पढ़ रहा है तो कोई भी चीज। आइए आगे चलते हैं डियर, यहां से हम आगे ले चल रहे हैं, आपको आइएगा आगे कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमने एक ट्राइंगल सीखा जिसमें हम बेस इनटू हाइट सीखा, एरिया। अब ये अगला ट्राइंगल आ गया, जहां पर प्लीज ध्यान देना सब लोग, है ना? ए है, बी है, सी है, और इसके बीच में मैंने आपको एंगल दे दिया थीटा।
अब आपको पता है ए के सामने की भुजा आपकी क्या होती है, ए होती है, और सी के सामने की भुजा मैंने आपको सी दे दी। केवल मैंने आपको दो साइड गिवन है, आप मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताइए। और रीजन क्या है, सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो सर हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड हमेशा से होती है कि यार हमारे पास एक ऐसी परपेंडिकुलर हो जिससे कि हम बेस ये ले लें और परपेंडिकुलर ले लें। तो मैंने क्या किया, ए से आपका बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे मैंने ए से आपके बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये हाइट मुझे निकालने के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी कि यार ये हाइट कैसे निकालूं। ठीक है, संदीप कह रहा है कि आपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए बोला था 1 साल में, अब संदीप नहीं हुआ तो क्या करें बताओ, बोलो अब क्या करें, मतलब हद आदमी हो यार। हाँ, मतलब घास थोड़ी काटनी है यार, 1 महीने में हो जाए कोर्स तो फिर। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये अपना हाइट हो गया। और हाइट अगर मुझे निकालना है तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन सा पैरामीटर यूज कर सकता हूं जिससे कि मैं हाइट निकालने में सक्षम रह पाऊं। सर ये हाइट निकालने के लिए अगर ये थीटा है, तो अगर मैं थीटा लगाना चाहूं तो आप में से डाउट होता है कि सर साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा, कौन सा थीटा लगाना उचित रहेगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। नहीं पता है आपको अभी तो, इसलिए आप पूछ रहे हो, इसलिए आप बता पा रहे हो। तो हमें पता है कि सर साइन थीटा कैसे लगेगा भाई, कैसे लगेगा, क्योंकि साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में हम ये कहते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमें केवल और केवल किस पैरामीटर से मतलब है, हमें केवल और केवल इस पैरामीटर से मतलब है और इस पैरामीटर से मतलब है। हमें बेस चाहिए ही नहीं, क्योंकि बीडी मुझे पता ही नहीं है। अब जो चीज मुझे पता ही नहीं है, मैं उस पर कैसे दांव खेलूं। तो जानबूझकर, क्योंकि अगर मैं कॉस में लेता हूं तो कॉस में भी आधार आ रहा है बीडी, और मैं टेन लेता हूं तो टेन में भी आधार आ रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को हटाकर साइन को प्रमोट किया, क्योंकि साइन मेरे थिंकिंग प्रोसेस में फिट बैठ रहा है। अब मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है, और आपका जो कर्ण है ये आपका सी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपकी अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो सी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जो हाइट होगा वो सी साइन थीटा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बात की हाइट बराबर आपका कितना हो गया, सी साइन थीटा हो गया, तो अब तो आप निकाल ही सकते हो एरिया क्या हो जाता है, 1/2। बेस तो पूरा है ना, अब तो बेस भाई पूरा बेस तो पता ही है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर निकल कर आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस आपका ए है, और हाइट कितनी है, सी साइन थीटा। ठीक है डियर, चलिए, गॉट इट। आकाश सिंह, अब क्या हो गया, इन चीजों को लेके क्यों बैठे हो कि आपके बोलने पर 1 साल का लिया था, अभी हमारा क्या रह गया, तुम्हारा क्या रह गया बताओ, टिग्नोमेट्री के अलावा क्या रह गया जो तुम्हारे चैप्टर में आता है, बताओ मेरे को। और ऐसे कर रहे हो जैसे कोई मेरे हाथ में मतलब ये है कि अच्छा पढ़ाओ या बेकार पढ़ाओ उससे कोई लेना देना नहीं, आपने बोला था ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ये मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना हो गई इस चीज में, मेरा काम अच्छा पढ़ाना है। अब मुझे अगर 1 साल भी लगेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। हद है यार, मतलब हम पे आ रहे हो उल्टा, और कोई नहीं मिला तुम्हें। और रही बात इसकी, तुम्हारे पास अभी तो 4 दिन है, 5 दिन है, और चैप्टर पढ़ लो टिग्नोमेट्री, कभी तो किसी ने पढ़ाया होगा यहाँ पर, मैं इकलौता टीचर थोड़ी ना हूं, तो वहां पर पढ़ लो आप, क्या दिक्कत है। मतलब मेरे पे आ रहे हो उल्टा, पढ़ना है तो पढ़ो यार, सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, मेरा काम पढ़ाना है आपको, और वो भी अच्छे से अच्छा। अब इसमें मतलब ये छोड़ देता मैं, अब ये भी छोड़ दूं, सारी चीजें बताना छोड़ दूं इनको, लेकिन कैसे छोड़ दूं भाई। चलिए, यहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, और डिस्टर्ब करते हैं खामोखा की पढ़ाई नहीं हो पाती है इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की। अब एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला कहां लगेगा ये, तो फॉर्मूला कहां लगेगा उसकी कहानी आप सुनिए। भाई जब भी आपके सामने कोई ट्राइंगल आ गया, मान लो ये बहुत बड़ी चीज है, सर्किल में इसका बहुत यूज है।
अगर कोई ट्राइंगल आ गया, मैंने कह दिया कि इस ट्राइंगल में इस एंगल पर आपका 60 डिग्री बना हुआ है और ये आपको साइड दे दी 10, ये आपका साइड दे दिया मैंने आपको 20 और ये आपका 90 डिग्री है, तो आप मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ, इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया। निकालो। अभिषेक अभी दे दूंगा शीट, रुक जाओ यार, है ना, अभी दे दूंगा शीट। अभी दिक्कत हो रही है क्या अभिषेक? इसके पता नहीं अलग ही कुछ है। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि चीजें आपके सामने ये है कि ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो यहां पर आपको ये 30 डिग्री है ना डियर स्टूडेंट। चलिए, तो आपके सामने क्या बोला जाए, इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया कितनी आसानी से निकाल सकते हो, 1/2 20 × 10 साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या कि यहां पर हमारे पास जो एरिया निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 200/4 50। तो यहां पर हम एक एरिया कहेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा 50। तो आप ये कहेंगे सर फॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो ठीक है, इसको हम यहां रख देते हैं 20 रख देते हैं, 90 डिग्री के सामने 20 रख देते हैं, और यहां पर फिर हमारे सामने क्या आ जाएगा, यहां फिर 10 आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम तो रेशो भी जानते हैं इसमें। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने अगर हमने 20 रख दिया तो, है ना, 90 डिग्री के सामने अगर हमने 20 रख दिया, तो यहां पर अगर मैं 10 नहीं रख सकता फिर यहां पर मैं, ओके, तो यहां पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 10√3 रखना पड़ेगा जानबूझकर। तो अब एरिया निकालो आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, √3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 50√3। ठीक है डियर, तो 50√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर बहुत बढ़िया चीज आ जाती है, लगता कब है ये आपको पता होना चाहिए, और लगता कब है जब आपकी दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का एंगल आपको दे रखा हो। ठीक है, तब ये लगता है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। 50 सही नहीं था क्या? नहीं, 50 सही नहीं था ना। 50 इसलिए सही नहीं था क्योंकि हमें फॉर्मेशन भी तो पता है ना कि 90 डिग्री के सामने अपना 2a होता है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, a होगा, यानी कि 10 होगा, 10 होगा, और 60 डिग्री के सामने उसका √3 टाइम्स, इसीलिए हमने उस फॉर्मेशन से अलग किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज की, आइए सर मेंसुरेशन की फर्स्ट, हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। चलिए, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी बात सुन लीजिए, जिन भी विद्यार्थियों को मेरे कोर्स नहीं मिल रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको बता देता हूँ कि कैसे आप ले पाएंगे, और जिनको जाना है वो जा सकता है। चलिए, तो कृपया करके नए स्टूडेंट्स रुक जाएं यहाँ पर, आइए, और जिनको भी कोई भी तकलीफ हो रही है तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे आप उस तकलीफ को ओवरकम कर पाएंगे। हाउ टू फाइंड फाउंडेशन कोर्स अर्थमेटिक में, है ना। चलिए, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है?